चांद से पृथ्वी पर कैसे वापस आएगा चंद्रयान-3? क्या इसरो ने बनाया है इस अंतरिक्ष यान की वापसी का कोई प्लान, या फिर चंद्रयान-2 की तरह चांद की कक्षा में घूमता रहेगा ये स्पेसक्राफ्ट? दोस्तों, चंद्रयान-3 हमारे चंदा मामा पर फतह पाने के लिए रवाना हो चुका है। 25 जुलाई 2023 को इसकी कक्षा बढ़ाई गई थी। अब अगली फायरिंग 1 अगस्त 2023 को की जाएगी। अपने सफर में चंद्रयान-3 ने चांद तक की आधे से ज्यादा दूरी तय कर ली है। ऐसे में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज की नजर चंद्रयान-3 पर टिकी हुई है। इसरो का यह स्पेस क्राफ्ट 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने वाला है और इस मिशन की सफलता के लिए हम सभी लगातार दुआएं कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि अपने मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा करके क्या चंद्रयान-3 धरती पर वापस आएगा? अगर हां, तो चांद से धरती पर वापस किस तरह जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम चांद से धरती के इस सफर की बात करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चंद्रयान-3 इसरो का एक ऐसा स्पेस मिशन है जिसकी नींव आज नहीं बल्कि साल 2014 में रखी गई थी। दरअसल साल 2014 में अपने मिशन मंगल को पूरा करने के बाद भारत ने चांद पर जाने का सपना देखा था, जिसके बाद 5 सालों तक लगातार मेहनत करके इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया था, जो बदकिस्मती से अपने आखिरी चरणों में पहुंचकर फेल हो गया। तभी इसरो ने ये ठान लिया कि हम चांद पर फतह पाकर रहेंगे। फिर 4 साल मेहनत करके 14 जुलाई साल 2023 के दिन इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया है और हम सभी को यकीन है कि इस बार चंद्रयान-3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और अपने 14 दिनों के मिशन को भी पूरा कर लेगा। लेकिन क्या चंद्रयान-3 चांद से वापस लौटेगा? ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर चांद से धरती पर वापस कैसे आते हैं और कैसे अमेरिका और चीन ने चांद से धरती पर वापसी की थी। तो बता दें कि चांद पर जाकर धरती पर वापस आने की प्रक्रिया सबसे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने तब की थी जब उन्होंने अपोलो 11 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों यानी कि इंसानों को पहली बार चांद पर भेजा था। 11 जुलाई 1969 के दिन नासा के सैटर्न 5 रॉकेट से अपोलो 11 के स्पेस क्राफ्ट को चांद पर जाने के लिए लॉन्च किया गया था और 21 जुलाई 1969 के दिन अपोलो 11 का लैंडर चांद की धरती पर सुरक्षित उतर गया था, जिससे एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। इसी के साथ ही अमेरिका इंसानों को चांद पर भेजने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन चुका था। इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया के लोगों में उत्सुकता थी और नासा ने इसे लाइव स्ट्रीम करके पूरी दुनिया को दिखाया था। ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर 21 घंटे और 36 मिनट्स तक रहे थे, जबकि इनके साथ गए तीसरे एस्ट्रोनॉट्स माइकल कोलिंस चांद की कक्षा में भ्रमण कर रहे कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ ये दोनों अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर तो उतर गए थे, लेकिन इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव यानी सही सलामत धरती पर वापस आना बाकी था। तो अपने मिशन को पूरा करके ये दोनों अपने स्पेसक्राफ्ट के लैंडर मॉड्यूल ईगल पर बैठ गए। इसके बाद इन्होंने चांद की सतह से ऊपर उठने की प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले इन्होंने एसेंट इंजन और डिसेंट इंजन से अलग कर दिया, क्योंकि इस लैंडर को इस तरह से सेट किया गया था कि डिसेंट इंजन का काम इन्हें चांद की सतह पर लैंडिंग करवाना था, जबकि एसेंट इंजन का काम इन्हें वापस चांद की कक्षा में ले जाना था। यानी अब डिसेंट इंजन की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे चांद पर ही छोड़ दिया, जिसके बाद एसेंट इंजन थ्रस्ट पैदा करके चांद के पतले वातावरण को चीरते हुए धीरे धीरे चांद की कक्षा में ऊपर उठने लगा, जहां पर स्पेस क्राफ्ट का कमांड मॉड्यूल कोलंबिया इनका इंतजार कर रहा था। साथियों, जिस तरह चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को चांद की कक्षा में प्रवेश करवाने के लिए इसरो ने इस बार propulsion मॉड्यूल भेजा है, ठीक इसी तरह अपोलो 11 के दौरान अमेरिका ने कमांड मॉड्यूल को भेजा था, जिसका नाम कोलंबिया रखा गया था। तो एसेंट इंजन के चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद कोलंबिया के साथ ही चांद के चक्कर लगाते हुए उसके साथ जुड़ गया,
जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन कमांड मॉड्यूल यानी कोलंबिया में चले गए। फिर धरती पर वापस आने वाले स्पेसक्राफ्ट के वजन को कम करने के लिए एसेंट मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग करके चांद की कक्षा में छोड़ दिया गया। फिर पायलट माइकल कोलिंस ने कमांड मॉड्यूल का इंजन ऑन किया और अर्थ इंजेक्शन फेज की शुरुआत की, जिसमें यह स्पेसक्राफ्ट चांद की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलकर धरती की ओर बढ़ने लगा। अब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने से पहले एस्ट्रोनॉट्स ने इस स्पेस शटल के सर्विस सेक्शन को कमांड मॉड्यूल से अलग कर दिया, जिससे स्पेसक्राफ्ट का वजन कम हो जाए और वो अपनी त्रिकोणाकार बनावट की वजह से हवाओं को चीरता हुआ धरती के वातावरण में प्रवेश कर जाए। इस दौरान जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा में दाखिल हुआ तो ग्रेविटी की वजह से तेजी से धरती की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट धरती के वातावरण में प्रवेश करता है तो घर्षण की वजह से काफी गर्मी पैदा होती है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट की बाहरी दीवारों पर हीट रेसिस्टेंस ब्लॉक लगाए जाते हैं। और अपोलो 11 भी जब वातावरण में प्रवेश कर रहा था तभी घर्षण की वजह से उसके बाहरी हिस्सों में आग जल रही थी, लेकिन अंदर एस्ट्रोनॉट्स सही सलामत थे। और जब कमांड मॉड्यूल निश्चित ऊंचाई पर आ गया तो उस पर लगे पैराशूट को खोल दिया गया, जिससे उसकी रफ्तार कम हो गई और उसने पैसिफिक ओशियन में प्रशांत महासागर में लैंडिंग की, जहां से नासा की टीम ने तीनों एस्ट्रोनॉट्स और कमांड मॉड्यूल को रेस्क्यू कर लिया। और इस तरीके से अपोलो 11 के कमांड मॉड्यूल ने चांद से धरती तक का सफर तय करके 24 जुलाई 1969 के दिन सफलतापूर्वक वापसी की थी। दोस्तों, अब अगर आप कहें कि ये तो 50 से भी ज्यादा साल पुरानी तकनीक है, तो बता दें कि साल 2020 में चीन ने भी अपने मून मिशन चेंग-ई 5 को लॉन्च किया था, जिसमें लगे लैंडर का काम था चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और अपने रोबोटिक पार्ट्स की मदद से लूनर सैंपल कलेक्ट करके धरती पर भेजना। और चीन ने भी वापस लौटने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसमें चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडर अपने ऑर्बिटर से अलग हुआ और अपने डिसेंसर इंजन की मदद से चांद की सतह पर लैंड हुआ। जिसके बाद सैंपल कलेक्शन करने के बाद एसेंडर हिस्से में रखे कैप्सूल में स्टोर किए गए थे और एसेंडर इंजन उसे लेकर चांद की कक्षा में वापस आकर ऑर्बिटर से जुड़ गया और सैंपल वाला कैप्सूल ऑर्बिटर में ट्रांसफर हुआ था। फिर खुद को लैंडर से अलग करके ऑर्बिटर धरती की ओर बढ़ा और धरती के वातावरण में प्रवेश करने से पहले उसका पिछला हिस्सा अलग हो गया, जिसके बाद उसका अगला हिस्सा अलग हो गया और पृथ्वी पर उसका रिटर्नर हवा को चीरते हुए सतह की ओर बढ़ रहा था। और सही समय पर उसके पैरासूट खोलकर उसकी रफ्तार कम की गई थी और वो चाइना के मंगोलिया में लैंड हुआ था, जहां से उसे रेस्क्यू करके लूनर सैंपल कलेक्ट किए गए थे। चीन के इस मिशन की लॉन्चिंग 23 नवंबर 2020 के दिन हुई थी और 16 दिसंबर 2020 के दिन इसने धरती पर लैंडिंग की थी। अब दोस्तों, अगर हम हमारे चंद्रयान 3 की बात करें तो 23 अगस्त के दिन शाम के करीब 6 बजे चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा, जिसके बाद उसके अंदर मौजूद रोबोटिक प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और ये दोनों ही चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये मिशन करीब 14 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद लैंडर और रोवर वहीं अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। जी हां, चंद्रयान 3 को चांद से धरती पर वापस लाने के लिए बनाया ही नहीं गया है और इसमें धरती के वातावरण में वापस एंट्री कर सके ऐसा कमांड कैप्सूल शामिल ही नहीं किया गया है, क्योंकि इसरो का मुख्य लक्ष्य सिर्फ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, वहां की डेटा कलेक्शन का है, सैंपल कलेक्शन का नहीं। यानी चंद्रयान 3 की धरती पर वापसी नहीं होगी। और अगर भविष्य में इसरो चंद्रयान 4 मिशन के दौरान अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर सैंपल कलेक्शन करने के लिए भेजता है तो धरती पर वापसी के दौरान चंद्रयान 4 भी अमेरिका और चीन की जैसा ही रूट अपनाएगा और धरती पर लैंड करेगा। यहाँ बता दें कि अंतरिक्ष से धरती पर आने का एक और तरीका भी है, जिसमें स्पेस शटल का आकार एक एयरप्लेन की तरह होता है, जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके हवाओं को चीरते हुए अपनी लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ता है, जो सामान्य रूप से एक एयरपोर्ट होता है, और नीचे पहुंचकर वो एयरपोर्ट रनवे पर एक हवाई जहाज की तरह ही लैंड करता है।
हालांकि स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार हवाई जहाज से काफी ज्यादा होती है, इसलिए उसे धीमा करने के लिए पीछे से पैराशूट भी खोला जाता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास डिस्कवरी नाम की इस तरह का एक स्पेस शटल है जो आज तक 39 बार स्पेस में जाकर वापस आ चुका है और धरती के वातावरण में वापस एंट्री के दौरान ऊष्मा और घर्षण से बचने के लिए इसके बाहरी हिस्से में 25,000 हीट रेजिस्टेंस टाइल्स लगी हुई हैं। दोस्तों बता दें कि भविष्य में अगर हम भी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेंगे तो ज्यादा स्पेस एजेंसीज इसी लैंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगी। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार भारत चांद को अपनी मुट्ठी में कर ले तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं और शुभकामनाएं जरूर दीजिए और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी पल पल की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।